साल 1994 की एक काली रात मुंबई के भाईखला इलाके में अचानक ऐसा धमाका हुआ कि पूरा इलाका हिल गया। आसमान में धुआं छा गया, लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ ही नहीं आया कि यह हुआ क्या है। किसी ने कहा गैस फटी है, तो किसी ने फुसफुसाकर कहा भाई ये तो गैंग वॉर लग रही है। पुलिस भी पहले यही मान बैठी कि यह अंडरवर्ल्ड की लड़ाई का हिस्सा है, मगर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे कुछ ऐसे नाम सामने आए कि सबको एहसास हुआ मामला सिर्फ एक धमाके का नहीं था। इसमें ताकत, डर और राजनीति तीनों का बारूद भरा हुआ था। वो दौर था जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड में तीन बड़े नाम एक दूसरे से सीधी भिड़ंत पर थे। पहला नाम अरुण गवली। एक वक्त में मिल में मजदूरी करने वाला यह शख्स जब शहर की मिलें बंद होने लगीं और बेरोजगारी ने लोगों को सड़कों पर ला खड़ा किया, तब गवली ने जिंदगी की दूसरी गली पकड़ ली, अपराध की। उसकी चाल तेज थी, दिमाग ठंडा और इरादे खतरनाक। धीरे धीरे वो अपने इलाके का डैडी बन गया। वहां उसका नाम लेते हुए लोग अब भी धीमे बोलते थे। दूसरी तरफ था दाऊद इब्राहिम, वो आदमी जो कभी मुंबई की गलियों में मामूली गुंडा था, पर वक्त ने उसे अंडरवर्ल्ड का राजा बना दिया। अब वो दुबई में बैठकर शहर की रगों में डर दौड़ाता था। मुंबई में उसकी मर्जी के बिना कोई सौदा नहीं होता था, कोई गोली नहीं चलती थी। लेकिन यह ताज पहनने के बाद भी उसका दिल बेचैन था, क्योंकि एक नया खिलाड़ी अरुण गवली धीरे धीरे उसके ही इलाके में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। और फिर तीसरा नाम बाला साहेब ठाकरे। राजनीति में उनका कद इतना ऊंचा था कि उनका हर शब्द हुक्म बन जाता था। वो सिर्फ नेता नहीं थे, एक ऐसा नाम थे जो लोगों की भावनाओं से खेलना जानता था। शिवसेना उनके लिए एक पार्टी नहीं, एक आंदोलन थी, और उनके सामने पुलिस, प्रशासन सब खामोश हो जाते थे। अब सवाल यह था, भाईखला में हुआ वो धमाका किसी की मौत का संदेश था या किसी को चेतावनी देने का तरीका? क्या दाऊद और गवली अब आमने सामने आने लगे थे, या फिर कोई तीसरा शख्स दोनों की इस दुश्मनी को अपने फायदे के लिए मोड़ रहा था? सबसे अजीब बात यह थी कि बाला साहेब ठाकरे खामोश थे। न कोई बयान, न कोई प्रतिक्रिया, बस सन्नाटा। मगर उस सन्नाटे में भी पूरा शहर डर की आहट सुन रहा था, क्योंकि जब मुंबई खामोश होती है तब समझ लो कोई बड़ा तूफान आने वाला होता है। वो धमाका एक इशारा था। अब मुंबई की गलियों में सिर्फ अंडरवर्ल्ड का खेल नहीं चल रहा था, अब राजनीति ने भी इसमें कदम रख दिया था। ताकत की ये लड़ाई अब और ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। वक्त आ गया था जानने का कि कैसे शुरू हुई दाऊद और गवली की जंग, कब दोनों ने एक दूसरे की आंखों में सीधा देखना शुरू किया, और कैसे बाला साहेब ठाकरे ने इस दुश्मनी को अपनी सत्ता को और मजबूत करने का हथियार बना लिया। एक आवाज गूंजती है, शहर में अब गोली नहीं, सियासत चल रही है। और यहीं से शुरू होती है मुंबई के सबसे डरावने खेल की कहानी। तो चलिए बात शुरू करते हैं उस लड़के से, अरुण गुलाब गवली। नाम सीधा साधा, लेकिन किस्मत बारूद जैसी। कभी वही लड़का जो दूध की बाल्टी लेकर भाईखला की गलियों में साइकिल चलाता था, कुछ सालों बाद उन्हीं गलियों में उसके पोस्टर पर लोग फूल चढ़ाने लगे। वो उसी तंग सीलन भरी गली से निकला था जहां बच्चे खेलना नहीं, पहले गाली देना और फिर मुक्का चलाना सीखते थे। साल 1955 बॉम्बे का दौर था। शहर को तब मुंबई नहीं, इंडिया की इंडस्ट्रियल कैपिटल कहा जाता था। मिलों की सायरन से सुबह शुरू होती और शामें उन मजदूरों की थकान में खत्म होती। अरुण का घर भी उसी मेहनत की धुन पर टिका था। उसके पिता एक सादे मेहनती मिल वर्कर, हर दिन कॉटन ग्रीन की मिल में सायरन बजते ही काम पर निकल जाते और लौटते तब जब हाथों की नसें दर्द से सख्त हो चुकी होती। अरुण भी उसी रास्ते पर चला, सेंट्रल मिल में काम करने लगा। मशीनों का शोर, लोहे की गर्मी और पसीने की गंध, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन 70 के आखिरी सालों में जब मिलों के दरवाजे बंद होने लगे, सब कुछ बदल गया। मजदूर सड़कों पर आ गए, मोहल्ले सूने हो गए और पेट में भूख ने जगह बना ली। पर जहां सबकी उम्मीदें टूट रही थीं, वहीं गवली का दिमाग चल पड़ा। उसने देखा मिलें बंद मतलब राज खत्म, और जहां राज नहीं होता वहां राजा बनने का वक्त होता है। धीरे धीरे उसने छोटे मोटे काम शुरू किए। कभी दुकानदार से हफ्ता लिया,
कभी किसी नेता का झगड़ा सुलझाया, और देखते ही देखते वो एक लोकल गैंग से जुड़ गया। उसी गैंग से जन्मी बकुला कंपनी, जिसकी कमान बाद में गवली के हाथ में आई। उसके साथ उसका भाई और वो सारे लड़के थे जिन्हें मिलों ने बेरोजगार कर दिया था, पर डैडी के लिए जान देने को तैयार थे। गवली अब सिर्फ एक गुंडा नहीं था, वो लोगों का डैडी बन चुका था। किसी की बेटी की शादी अटकी, डैडी संभाल लेंगे। किसी मजदूर को राशन नहीं मिला, डैडी पहुंच जाएंगे। यूनियन ने किसी का केस नहीं सुना, डैडी आवाज उठाएंगे। धीरे धीरे डर और इज्जत दोनों एक ही नाम के पीछे चलने लगे, अरुण गवली। लोग कहते थे डैडी हमारे इलाके का रखवाला है, पर गवली की असली ताकत उसकी लोकल पकड़ थी। उसने मराठी लोगों के दर्द को अपनी ढाल बनाया। बोला, हमारा हक हमें ही लेना होगा, और लोगों ने उसे नेता की तरह देखना शुरू कर दिया। पोस्टर लगने लगे, रैलियां निकलने लगीं, नारे गूंजने लगे। डैडी अब अंडरवर्ल्ड का चेहरा ही नहीं, राजनीति का खिलाड़ी भी बन चुका था। अब वो सिर्फ बंदूक से नहीं, भीड़ से भी काम निकलवाना जानता था। लेकिन जहां भीड़ होती है, वहीं ईर्ष्या जन्म लेती है, और उसकी बढ़ती ताकत ने एक ऐसे शख्स को बेचैन कर दिया जो पहले से ही इस अंधेरे का बादशाह था। कहा जाता है हर शहर के सपनों की एक कीमत होती है, और मुंबई के सपनों की कीमत हमेशा अंधेरे में लिखी जाती है। उस अंधेरे का राजा था दाऊद इब्राहिम, एक ऐसा नाम जो कभी पुलिस की फाइल में लोकल बदमाश लिखा गया था, और आज दुनिया की सबसे खतरनाक सूचियों में दर्ज है। वो इमारतों पर अपना नाम नहीं लिखता था, लेकिन उसके नाम से पूरी शहर की रफ्तार बदल जाती थी। उसका डर एक सिस्टम था, और सिस्टम में उसकी इजाजत के बिना कुछ नहीं चलता था। एक डायलॉग जैसे सड़कों पर गूंजता था, मुंबई में अगर हवा भी चलती है तो उसमें भी दाऊद की मर्जी होती है। अब वक्त आ चुका था दो दुनियाओं के टकराने का। एक तरफ डैडी जो गली का बादशाह था, और दूसरी तरफ दाऊद जो पूरी मुंबई पर छाया हुआ था। यह सिर्फ दो गैंग्स की जंग नहीं थी, यह दो सोचों की लड़ाई थी, लोकल बनाम ग्लोबल डॉन की। और यही थी उस कहानी की शुरुआत जिसमें गोलियां भी चलीं, रैलियां भी निकलीं, और सियासत ने अंडरवर्ल्ड से हाथ मिला लिया। साल 1955, मुंबई की डोंगरी की तंग गलियों में एक बच्चे ने आंखें खोली। नाम था दाऊद इब्राहिम कासकर। किस्मत का खेल देखिए, उसी साल कुछ किलोमीटर दूर भाईखला की गलियों में अरुण गवली भी इस दुनिया में आया। दोनों ने एक ही शहर की धूल में सांस ली, लेकिन रास्ते अलग निकले। फर्क बस इतना था, गवली का बाप एक मिल में मजदूर था, और दाऊद का बाप इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल। यही एक फर्क आने वाले वक्त में दाऊद की कहानी को बाकी सब गुंडों से बहुत आगे ले गया। वो कानून को सिर्फ तोड़ना नहीं, समझना भी जानता था, कब कौन पकड़ सकता है और किससे बचना है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही दाऊद और उसका बड़ा भाई साबिर सड़कों के खेल में उतर गए। छोटी मोटी चोरी, स्मगलिंग, फिर हफ्ता वसूली, यही उनकी शुरुआत थी। लेकिन ये छोटे धंधे जल्द ही एक साम्राज्य में बदलने लगे, और फिर बना वो नाम जो आज भी डर की तरह गूंजता है, डी कंपनी। दाऊद बाकी डॉन्स से अलग था। वो सिर्फ मसल पावर से राज नहीं करना चाहता था, वो पूरा सिस्टम अपने कब्जे में लेना चाहता था। उसने हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे दिग्गजों से बहुत कुछ सीखा, लेकिन खेल अपने तरीके से खेला। मुंबई के बंदरगाहों से लेकर गलियों तक हर तस्करी, चाहे सोने की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की या ड्रग्स की, सब दाऊद की मर्जी से होती थी। वो अब अंडरवर्ल्ड का डॉन नहीं, मुंबई की तिजोरी का मालिक बन चुका था। लेकिन साल 1981 ने सब कुछ बदल दिया। उसके भाई साबिर की सरेआम हत्या कर दी गई। दाऊद की आंखों में आंसू नहीं, आग उतर आई। उसने कसम खाई, अब सिर्फ पैसा नहीं, अब इज्जत का खेल होगा। और सच में उसने पूरे मुंबई के गैंगवार का चेहरा बदल दिया। साल 1985 तक दाऊद का खौफ इस हद तक पहुंच गया कि बड़े से बड़ा नेता और पुलिस ऑफिसर भी फैसला लेने से पहले सोचता था, कहीं डी कंपनी को बुरा न लगे। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1986 में हालात पलटने लगे। मीडिया दाऊद के नाम पर सुर्खियां बुनने लगी, सरकार का दबाव बढ़ा और पुलिस का शिकंजा कसने लगा।
और फिर दाऊद ने मुंबई छोड़ दी, लेकिन वो भागा नहीं था। ये उसकी चाल थी। वो दुबई गया और वहां जाकर उसने जो बनाया वो कोई गैंग नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल क्राइम एम्पायर था। अब उसके वार फोन पर होते थे, पैसों का फ्लो हवाला से चलता था और सौदे सीधे पाकिस्तानी आईएसआई के साथ। डी कंपनी अब मुंबई की गलियों तक सीमित नहीं थी। उसका जाल दुबई, पाकिस्तान, अफ्रीका, मलेशिया और नेपाल तक फैल चुका था। वो अब सिर्फ डॉन नहीं था, वो एक ग्लोबल माफिया आइडेंटिटी बन चुका था। पर जितना बड़ा साम्राज्य बना, उतनी ही कम होती गई उसकी टीम में वफादारी। शक, साजिश और दूरियां धीरे धीरे उसकी दुनिया में दरारें डालने लगी। और इन्हीं दरारों से उभरा एक पुराना नाम, अरुण गवली। गवली, जो कभी उसका पार्टनर और दोस्त हुआ करता था, अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया। यह दुश्मनी सिर्फ दो डॉन्स की नहीं थी, यह लड़ाई थी मुंबई की सत्ता पर हक की। एक वक्त था जब दाऊद और गवली की राहें साथ चलती थीं। एक था समंदर पार का राजा, जो दुबई की ऊंची इमारतों से खेल खेलता था। दूसरा था गली का डैडी, जिसे आम लोग भगवान की तरह पूजते थे। दाऊद को पहचान समंदर पार मिली थी, लेकिन गवली को हर गली के कोने में। शुरुआत में दोनों की दुनिया अलग थी। दाऊद का कारोबार बड़ा था, गवली का जमीनी। लेकिन वक्त के साथ गवली का असर बढ़ने लगा। लोकल राजनीति में उसकी पकड़ मजबूत हुई, मजदूरों का सपोर्ट मिला और उसका नेटवर्क टेंडर माफिया से लेकर हफ्ता वसूली तक फैल गया। अब दाऊद को खतरा महसूस हुआ, कहीं ये लोकल हीरो उसके ग्लोबल ताज के लिए खतरा न बन जाए। और फिर आया वो मोड़ जिसने सब बदल दिया। पठान गैंग, जो कभी दाऊद के भाई शब्बीर की हत्या के पीछे थी, वो अब गवली की गैंग में शामिल हो गई। यह सीधा सीधा वॉर डिक्लेरेशन था। अब यह लड़ाई पैसों या इलाके की नहीं थी, यह लड़ाई थी लोकल समर्थन बनाम ग्लोबल ताकत की। एक तरफ जनता का डैडी, दूसरी तरफ समंदर पार का बादशाह। और जैसे किसी फिल्म में हो के तिहरे खेल में झोंक दिया। दाऊद के पास पैसा था, वो भी सिर्फ मुंबई का नहीं, बल्कि दुबई, कराची और बैंकॉक तक फैला हुआ। उसके पास थे शार्प शूटर, पुलिस में सेटिंग और विदेशी नेटवर्क की ताकत। लेकिन अंडरवर्ल्ड की इस बिसात पर दूसरा मोहरा था अरुण गवली, जो किसी विदेशी ताकत का नहीं, बल्कि लोकल सपोर्ट का बादशाह था। उसके पीछे खड़े थे मुंबई के मजदूर, झोपड़पट्टियों के लोग और वो मराठी मानुष जो खुद को भूला हुआ महसूस करते थे। इसी बीच इस खून और सत्ता के खेल में एक तीसरा नाम उभरा, अमर नायक। वो दाऊद का करीबी, राजन नायक का छोटा भाई और खुद एक खतरनाक शूटर। अमर ने कई बार गवली की जड़ों को काटने की कोशिश की। एक बार तो उसने गवली के दफ्तर पर बम फेंक दिया, जिसमें कई लोग मारे गए। लेकिन गवली चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने पलटवार किया और दिन दहाड़े अमर नायक के आदमियों को गोलियों से छलनी करवा दिया। अब यह लड़ाई सिर्फ गैंग की नहीं रही थी, यह सिंहासन का युद्ध बन चुका था। सन 1990 से लेकर 95 तक मुंबई की हर गली किसी न किसी गैंगवार की गूंज सुन रही थी। 500 से ज्यादा हत्याएं हुई। हर केस में या तो डी कंपनी का नाम था या गवली का। शहर खून में नहाया हुआ था। हर सुबह अखबारों की हेडलाइन किसी मौत की खबर लाती और जनता जान चुकी थी, आज अगर गवली का आदमी मरा है तो कल दाऊद के किसी गुर्गे की बारी है। मुंबई अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ था दाऊद, जिसकी पकड़ देश की सीमाओं से परे थी। दूसरी तरफ गवली और अमर नायक, जो मुंबई की गलियों में अपने डर का राज चला रहे थे। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि असली दुश्मन कौन है, वो दाऊद जो विदेश में बैठकर भारत को हिला रहा था, या गवली जो यहीं रहकर हर नुक्कड़ पर खुद को डैडी कहलवा रहा था। ऑपरेशन होते, एनकाउंटर चलते, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती थी, क्योंकि अब इस अंडरवर्ल्ड के पीछे राजनीति की छाया आ चुकी थी। और तभी इतिहास ने करवट ली। मुंबई की सियासत में एक ऐसा नाम उभरा जिसने पूरा खेल बदल दिया, बाला साहेब ठाकरे। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, दहाड़ थी। ठाकरे ने सिर्फ भाषण नहीं दिए, फैसले सुनाए। उन्होंने कहा था, अगर पुलिस गवली को नहीं मारेगी तो हमारे लड़के मारेंगे। यह बयान पूरे शहर में बिजली की तरह फैला। अखबारों ने हेडलाइन बनाई, बाल ठाकरे बनाम दाऊद इब्राहिम। लेकिन यह मुकाबला दो नामों का नहीं था, यह टकराव था राष्ट्रवादी राजनीति और अंतरराष्ट्रीय माफिया का। ठाकरे के लिए दाऊद सिर्फ एक डॉन नहीं था,
वो देश का दुश्मन था। और जब सन 1993 में मुंबई ब्लास्ट में 257 लोगों की जान गई, ठाकरे का गुस्सा किसी दायरे में कैद नहीं रह सका। उनका ऐलान था, हम देशद्रोहियों को पनपने नहीं देंगे, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। ठाकरे को दाऊद से लड़ने के लिए एक लोकल हथियार चाहिए था और वहीं पर उनकी नजर पड़ी गवली पर। वो मराठी था, मुंबई का बेटा और जनता का चहेता। ठाकरे के मराठी मानुष के एजेंडे में वो एकदम फिट बैठता था। धीरे धीरे गवली सिर्फ डैडी नहीं रहा, बल्कि सियासत का हथियार बन गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शिवसेना के कुछ स्थानीय नेताओं ने गवली को राजनीतिक संरक्षण दिया। पुलिस कुछ मामलों में आंखें मूंदने लगी और गवली, जो कभी सिर्फ डॉन था, अब जनता की नजर में एक लोकल हीरो बन गया। एक ऐसा चेहरा जो मराठी अस्मिता और सड़क के डर दोनों का प्रतीक था। मुंबई की गलियों में उस वक्त बस दो आवाजें गूंजती थीं, एक ठाकरे की जो फतवा सुनाता था और दूसरी गोलियों की जो फैसले लिखती थी। शहर चल तो रहा था, लेकिन हवा में अब भी बारूद और डर घुला हुआ था। और यही था वो वक्त जब मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं रही, वो जंग का मैदान बन चुकी थी। सन 1995 मुंबई की राजनीति का वो वक्त जब शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनी। इसी के साथ एक ऐसा चेहरा फिर उभरा जो अब सिर्फ अंडरवर्ल्ड का डॉन नहीं रहा, वो सत्ता के गलियारों में कदम रखने जा रहा था। उसका नाम अरुण गवली। अब हालात बदल चुके थे। गवली के पास सिर्फ गोलियों की ताकत नहीं थी, उसके पीछे थी सत्ता की छाया। बाला साहेब ठाकरे ने कभी खुले मंच से गवली का नाम नहीं लिया, लेकिन गलियों में चर्चा थी, अगर दाऊद से कोई भिड़ेगा तो या ठाकरे भिड़ेंगे या गवली। और इसी अफवाह ने जन्म दिया मुंबई के इतिहास के सबसे खतरनाक गठजोड़ को, राजनीति और अंडरवर्ल्ड के बीच की अदृश्य साझेदारी। फिर आया सन 1996। गवली ने सबको चौंकाते हुए अपनी पार्टी बनाई, अखिल भारतीय सेना। पहली बार चुनाव लड़ा और जीत भी गया। अब वो सिर्फ डैडी नहीं रहा, अब वो विधायक डैडी था। एक हाथ में कानून की किताब, दूसरे में वही पुरानी ताकत। बाल ठाकरे ने पूरे खेल को बेहद चालाकी से खेला। उन्होंने गवली से सार्वजनिक तौर पर कोई नाता नहीं दिखाया, लेकिन उनके बयानों, उनकी खामोशियों और पुलिस के रुख ने दाऊद को साफ संदेश दे दिया, अब मुंबई तुम्हारी नहीं रही, अब ये हमारी है। शहर का माहौल खौफनाक था। अब बंदूकें सिर्फ गुंडे नहीं, नेता भी उठाने लगे थे। 90 के दशक के बीचों बीच मुंबई जंग का मैदान बन चुकी थी। हर गली में किसी की लाश गिरती, हर मोहल्ले में बम फटता, हर अखबार एक ही सवाल पूछता, आज किसका नंबर आया। लोग ऑफिस जाते वक्त सोचते, क्या मैं शाम को घर लौट पाऊंगा। उस वक्त मुंबई में बस दो नाम जिंदा थे, दाऊद और गवली। लेकिन वक्त बदलने लगा जब राजनीति ने बंदूक को अपना मोहरा बना लिया। धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड की गोलियां राजनीति की मूक सहमति से शांत होने लगी। सन 1997 में कहानी ने नया मोड़ लिया। वही अरुण गवली जो कभी बायकला कंपनी का सरगना था, अब खुद को नेता कहने लगा। उसकी पार्टी अखिल भारतीय सेना ने नया चेहरा दिया, एक ऐसा डॉन जो सूट पहनकर भाषण देता था। सन 2004 में उसने चिंचपोकली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत गया। वो आदमी जिसे कभी गुंडा, हत्यारा और डर का दूसरा नाम कहा जाता था, अब उसी के नाम की तख्ती विधानसभा की सीट पर लगी थी। लेकिन पुरानी दुनिया इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। हत्या, फिरौती, धमकी और गैंग ऑपरेशन के केस उसके सिर पर अब भी मंडरा रहे थे। और फिर आया सन 2007, जब गवली को गिरफ्तार किया गया शिवसेना पार्षद कमलाकर जाम सांदेकर की हत्या के केस में। यह वही मुकदमा था जिसने गवली की राजनीतिक छवि को जोर का झटका दिया। सन 2012 अदालत ने फैसला सुनाया, उम्र कैद। अब वही गवली जो कभी कहता था मुंबई मेरा इलाका है, नासिक जेल की कोठरी में बैठा, बीमार, थका हुआ और शायद पछताते हुए अपने पुराने वक्त को याद कर रहा है। दूसरी तरफ था दाऊद इब्राहिम, 1993 के मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी, जो कभी मुंबई की सड़कों पर खौफ का राजा था, आज पाकिस्तान में किसी किलेनुमा घर में छिपा बैठा है। भारत सरकार ने बार बार पाकिस्तान से उसके प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन हर बार वही जवाब मिला, दाऊद यहां नहीं है। अब दाऊद न टीवी पर दिखता है न अखबारों में, लेकिन खुफिया फाइलों में आज भी उसका नाम सबसे ऊपर लिखा होता है। एक ऐसा भूत जो दिखाई नहीं देता,
पर आज भी डराता है। इस पूरी कहानी का तीसरा और सबसे दिलचस्प किरदार था बाला साहेब ठाकरे, वो शख्स जिसने राजनीति और अंडरवर्ल्ड को जोड़कर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया। सन 2000 के बाद ठाकरे की सक्रियता घटने लगी। उम्र और बीमारी ने उन्हें सीमित कर दिया, लेकिन उनकी बनाई हुई वो राजनीतिक चालें आज भी मुंबई की गलियों में गूंजती हैं। वो वक्त गुजर गया, पर उस वक्त की गूंज आज भी शहर की दीवारों पर सुनाई देती है। डैडी गया पर डर बाकी। उनकी दहाड़ भले अब खामोश हो चुकी हो, लेकिन उनकी छवि, उनकी चालें, उनकी सोच आज भी महाराष्ट्र की राजनीति की नसों में घूमती है। सन 2012 में जब बाला साहेब ठाकरे ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो पूरा मुंबई थम गया था। सड़कों पर भीड़ उमड़ आई थी, आसमान में नारे गूंज रहे थे। बाला साहेब अमर रहे, पर भीड़ के शोर में एक खामोश फुसफुसाहट भी थी। अब वो आवाज चली गई जो मुंबई को दाऊद से डरने नहीं देती थी। आज की मुंबई वही नहीं रही। अब यहाँ वो चेहरे नहीं, वो गैंग नहीं, वो अंधेरा नहीं। अब न गवली की धमक है, न दाऊद की दहशत। वक्त बदल गया है। अब हफ्ता फोन पर तय होता है, ड्रग्स इंस्टाग्राम की डीएम में बिकते हैं और नए जमाने के गैंगस्टर यूट्यूब पर व्लॉग डालकर फॉलोअर्स गिनते हैं। जहां पहले डॉन की पहचान थी बंदूक की आवाज, अब वो पहचान है वायरल वीडियो और फेक आईडी। पर जो लोग 90 के दशक की उस आग में जले हैं, उन्हें अब भी याद है मुंबई का खौफ कैसा दिखता था। जब हर रात किसी गली में गोली चलती थी, जब हर सुबह किसी अखबार में लाश की खबर होती थी। आज शहर की दीवारें खामोश हैं, लेकिन उनकी दरारों में अब भी वो कहानियां दर्ज हैं, धोखे की, वफादारी की और खून से लिखे हुए इरादों की। एक वक्त था जब मुंबई सिर्फ ट्रैफिक के लिए नहीं, बल्कि बंदूकों की गूंज के लिए जानी जाती थी। जब पुलिस की वर्दी से ज्यादा वजन होता था दाऊद की खामोशी का, गवली की नजरों का और ठाकरे की जुबान का। वो दौर था जब कानून किताबों में लिखा जाता था, लेकिन फैसले 3 लोगों के नाम से तय होते थे। कौन सा इलाका किसका होगा, किसका कारोबार चलेगा, कौन राजनीति में उठेगा और कौन नाले में मिलेगा। सब कुछ चलता था 3D पर: धंधा, धर्म और दबदबा।